स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम ही है, इसके पहले वीडियो में ही बताया गया है कि हम लोगों का जो टॉपिक इंग्लिश रिलेशन फर्स्ट एक गर्ल बिटवीन बास्केट, ये विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि विलियम सी डगलस 1950 में भारत आया था और यहाँ का सिचुएशन, यहाँ के रूट और यहाँ के लोगों से मिलना, यहाँ के लोगों से मिल करके भारत के विषय में जानने का बहुत कुछ प्रयास कर रहे थे। और इसी क्रम में जिस समय वो नई दिल्ली से हिमालयवर्ती क्षेत्र की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में क्या घटना घटती है, क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं, कैसे वो आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जिस समय वो एक स्टेशन पर पहुँचे थे, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का एक समूह ने घेर लिया था। वो सब टोकरी और पंखे बेच रहे थे। आज हम लोग देखेंगे वो छोटे छोटे बच्चे कौन थे, क्या कारण था कि लेखक के ऊपर वो टिड्डियों की तरह टूट पड़े, लेखक क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा, कैसे उनकी बात को समझा। आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो इस क्रम में हम लोग माध्यम से विलियम सी डगलस ने किस प्रकार से इसे लिखा है, क्या है इसमें, तो जो इसके पहले पढ़ाया गया आपको, उसके अगले पैराग्राफ से आपको बताया जा रहा है। दीज वेर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे, यानी वो बच्चे जो वहाँ पर टोकरी और पंखे बेच रहे थे वो शरणार्थी थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा घोषित हुआ, hundreds of thousands of people pulled up their routes and changed their residence। सैकड़ों हजारों हजार की संख्या में लोग अपने मूल स्थान से हट करके अपना उन्हें निवास स्थान बदल देना पड़ा। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, यानी 9 मिलियन पीपुल अर्थात 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ करके भारत आ गए। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म, यानी उनके अंदर एक धार्मिक उन्माद था, उनके अंदर एक भय था कि कहीं उनके धर्म को बदल न दिया जाए, धर्म में परिवर्तन न कर दिया जाए। इस डर के कारण 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। दे वेर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, जिस समय ये लोग चले वहां से तो बड़े गरीब थे इनके, यानी ये लोग बहुत ही गरीब थे। दे वेर पुअर, वे और भी गरीब होते गए। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब वो अपनी लंबी यात्रा, लंबी जर्नी शुरू किए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, वो सब कुछ जो वो ला सकते थे, वाज ए बिट ऑफ फूड, वह थोड़ा भोजन था, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ और छोटी मोटी चीजें वो ला सकते थे। यानी कोई व्यक्ति अगर अपना रेजिडेंस बदल रहा है, वो भी एक जगह से, एक देश से दूसरे देश की तरफ जा रहा है, तो बहुत कुछ नहीं ला सकता। क्योंकि लंबी यात्रा थी, इसलिए छोटी मोटी चीज ही वो अपने पास रखे थे, जैसे कुछ खाने पीने की चीज हो गई और छोटे मोटे चीज उनके पास थे, जिस समय वो अपनी लंबी यात्रा शुरू किए थे फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। सून दे वेर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही उनका जो भोजन था वो समाप्त हो गया। ये फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, यानी जब वो यात्रा शुरू किए उसी के कुछ ही दिन बाद बहुत शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, वे वीकनेस ऑफ हंगर, यानी जो भूख की कमजोरी होती है, जो उनके अंदर हंगर था, भूख था, उस वीकनेस के कारण वो जो है सड़क के किनारे गिरने लगे। बहुत से लोग तो सड़क के किनारे गिर गए। एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहाँ गिरे वहीं मर गए। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, ये बच्चे जो वहाँ पर टोकरी और पंखे बेच रहे थे, यानी द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स, यानी टोकरी बेचने वाले जो बच्चे थे, वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे आर देयर पेरेंट्स, वे अथवा उनके माता पिता, आर रिलेटिव्स, अथवा उनके सगे संबंधी जो रिश्तेदार थे, हैड गैदर्ड इन द सिटीज, शहरों में एकत्रित हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, और वो तंबू लगाए थे, जैसे टेंट, यानी कपड़े का या घास फूस का किसी चीज का, वो जो है एक तंबू लगा करके तंबू में रहते थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और साधारण वस्तुओं का निर्माण करते थे, बनाते थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी क्राउडेड, और ऐसे बाजार में जो कि पहले से भरी हुई थी, उसी मार्केट में वो भी जीने का प्रयास कर रहे थे, अपनी जीविका चलाने का प्रयास कर रहे थे।
दे लिव इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, वे घास यानी कपड़े और घास के आश्रय शेल्टर्स में रहते थे। दैट लाइन द स्ट्रीट्स, जो वो गलियों में बनाए हुए थे। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, इन रिफ्यूजियों के बीच जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, हैड बीन accustomed to little, वह बहुत छोटे में ही अपनी जीविका चलाने में अभ्यस्त हो गए थे। All their life for a annual income of an agriculture family does not on average exceed $100 a year, यानी जो कृषि परिवार था, जो लोग खेती करते थे, उनका जो औसत आय था वह एक साल में $100 यानी $100 से अधिक नहीं था। यानी उसमें ऐसे लोग जो पीजेंट्स थे वो लोग एक साल में $100 से अधिक नहीं कमा पाते थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर, लेकिन जो अकुशल थे यानी जो अकुशल श्रमिक थे, मेक्स 30 सेंट्स ए डे, वह एक दिन में 30 सेंट बना लेते थे। आर लेस देन $2 ए वीक, अथवा हफ्ते के $2 से कुछ कम कमाते थे। देयर इज 1 मील ए डे, एक दिन क्या जो एक टाइम का भोजन था उनका, एन ओनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, ये बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल विथ मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज, शायद बकरी के दूध का पनीर, नो टी नो फैट, नो टी नो कॉफी, नो फैट नो स्वीट नो मीट, यानी उनके भोजन में टी, कॉफी, फैट यानी चिकनाई की वस्तुएं जैसे तेल, घी, इस तरीके का, स्वीट मिठाइयाँ या मीट, इस तरीके की तो कोई बात ही नहीं थी। उनके भोजन में ये चीजें नहीं थी। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक, अगर $100 यानी $100 साल का है तो इज नॉट $2 ए वीक, वो हफ्ते का $2 भी तो नहीं होता है। यट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, फिर भी इस छोटी सी रकम, इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट, वो टोकरी बेच करके कमाना बहुत कठिन था। टू पीपुल टू पुअर टू बाय देम, ऐसे लोगों के लिए जो पहले से टू पुअर टू बाय देम, जो बिल्कुल टोकरी खरीदने के लिए बिल्कुल गरीब थे, अर्थात टोकरी खरीदने में असमर्थ थे। दैट नो डाउट इज द रीजन, यही कारण है, यानी निस्संदेह यही कारण था। दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी, ये बच्चे मेरे ऊपर टूट पड़े, लाइक लॉकेट्स, टिड्डियों की तरह। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन, वाज डाउटलेस, निसंदेह मैं एक अमेरिकन था। द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, उन्हें मेरे अंदर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ग्राहक दिखाई दिया। उन्हें लगा कि ये सबसे अच्छा ग्राहक है, और मुझे एक सबसे अच्छा ग्राहक उनके उस टोकरी बेचने के करियर में सबसे अच्छा ग्राहक शायद लेखक ही उनको दिखाई पड़ा था, इसलिए वह उस लेखक के ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े। अब लेखक को ये लोग चारों तरफ से घेर लिए, ये रिफ्यूजी चिल्ड्रन ऐसे घेर लिए कि वह इधर उधर हिल भी नहीं पा रहा था। अगले पैराग्राफ में स्टेट बताया गया है, लेखक कहता है, यानी विलियम सी डगलस कहते हैं, आई बॉट 1 टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आना, मैं कुछ आने में एक छोटा सा टोकरी खरीद लिया। एन अदर फ्रूट बास्केट फॉर ए फ्यू मोर, थोड़ा और अधिक लगाया तो फल के लिए कुछ एक टोकरी खरीद लिया। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर फॉर ए रूपी, एक ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रूपी, ₹1 में ये वेस्ट पेपर के लिए मैंने टोकरी खरीद लिया। ए लवली स्विंग बास्केट फॉर ए रूपी, एक बहुत ही प्यारी सुंदर स्विंग बास्केट थी, उसे मैंने खरीद लिया। ए फ्यू फैंस, कुछ पंखे, फॉर ए फ्यू आना, कुछ आने में खरीदा। आर 2 ए पीस, शायद 1 या 2 पीस हो। माई आर्म्स वेयर फिल्ड, और मेरे दोनों भुजाएं, मेरे माई आर्म्स वेयर फिल्ड, मेरे दोनों हाथ भर गए थे। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट, मैंने तो अभी केवल 50 सेंट भी नहीं खर्च किया था, मैंने अभी 50 सेंट भी नहीं खर्च किया और मेरे दोनों हाथ भर गए। द चिल्ड्रन पास्ड इन, जो बच्चे अंदर आते गए, जो छोटे छोटे बच्चे जो ये बेच रहे थे वो अंदर आते गए। शाउटिंग देयर वेयर्स, और अपने सामान के लिए आवाज लगाते गए, यानी वो अपने सामान के लिए आवाज लगाते थे। आई वाज ए प्रिजनर,
मैं तो एक कैदी हो, मानो जैसे कोई कैदी हो, इस तरीके से बन गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूर्ण रूप से घिर गया था। अनेबल टू मूव, मैं हिलने में भी असमर्थ था, यानी मैं हिल भी नहीं सकता था। द मोस्ट diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me। लेखक कहता है द मोस्ट डिलीजेंट, अत्यंत परिश्रमी आक्रामक विक्रेता was a beautiful girl, एक छोटी लड़की थी, ऑफ 9 साल की, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने थी, यानी ठीक मेरे सामने एक 9 साल की छोटी लड़की खड़ी थी। शी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास भी बहुत सुंदर हैंडल लगा हुआ एक सुंदर बास्केट था। एंड शी वांटेड ए रूपी एंड ए हाफ फॉर इट, वह इसके लिए 1 रुपए और आधा, यानी वह उसका 1.5 रुपए चाहती थी। ए रूपी एंड ए हाफ, अर्थात तो उसका 1.5 रुपए चाहती थी। और अबाउट 30 सेंट, अथवा उसके 30 सेंट चाहती थी। शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह बहुत ही गंभीर विक्रेता थी, बहुत ही गंभीर तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन कर रही थी। क्या गंभीरता था? देयर वेर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, वह इतने विनम्र और इतने विनम्र भाव में वह इस तरीके से अपनी बात को व्यक्त कर रही थी, इतनी विनम्रता थी उसकी आवाज में, दैट वुड रिंग एनी हर्ट, जिससे कि कोई भी हर्ट, कोई भी हृदय पिघल सकता था, कोई भी हृदय उससे पिघल जाता। तो लेखक का भी हृदय पिघल गया। उसके मन में आया कि भले ही मैंने टोकरी और पंखे खरीद लिया, मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन मुझे इसकी मदद कर देनी चाहिए। लेखक के मन में यही हेल्प की भावना आई, लेकिन इसके बाद क्या हुआ अगले पैराग्राफ में बताया गया है। लेखक कहता है माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं तो भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, और आवश्यकता की तो कोई बात ही नहीं थी, इतना सामान वो ऑलरेडी खरीद चुका था। फॉर एन अदर बास्केट, किसी दूसरी टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, यानी अपने दोनों हाथ के, यानी जो मेरे दोनों हाथ में पंखे या टोकरियां थी, कर लेखक के द्वारा कहा जा रहा बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस, बास्केट एंड ऑन माई लेफ्ट आर्म, यानी दोनों हाथ, यानी जो दाहिने हाथ का सामान था उसे भी वह बाएं हाथ में बैलेंस कर किया, यानी दाएं हाथ का सामान भी उसने बाएं में बैलेंस कर लिया, संतुलित कर लिया। लेखक ने कहा आई रीच इनटू माई राइट कोट पॉकेट, और मैं अपने हाथ दाहिने जेब में ले गया। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और वहां से एक मुट्ठी भर चेंज, एक मुट्ठी भर छोटे पैसे निकाला। पर है 15 सेंट्स इन ऑल, शायद सब मिला करके 15 सेंट थे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जो मैं उस टोकरी में डाल दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, यानी जो बड़े ही धीरता के साथ, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, ऐसे रूप में, इस प्रकार से जो वो खड़ी थी कि जैसे कि व्यक्त कर रही हो, एकदम बहुत ही उत्सुकता के साथ वो लड़की जिस टोकरी को लेखक के सामने लिए खड़ी थी, लेखक उसी टोकरी में एक मुट्ठी भर चेंज डाल दिया। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए प्रयास किया, मैंने व्याख्या करने के लिए कोशिश किया। दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी तो नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड ग्रेविटी एज ए सब्स्टिट्यूट, लेकिन इसके प्रोत्साहन स्वरूप ग्रेटिट्यूड के रूप में, ग्रेजुटी के रूप में, एक बार पुनः इस लाइन को सुनिए। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं यह बताने का प्रयास किया कि मैं टोकरी तो नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड एज ग्रेजुटी एज ए सब्स्टिट्यूट, लेकिन प्रोत्साहन स्वरूप मैं ये धनराशि प्रदान करता हूँ, इसके बदले में मैं देता हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, तुरंत मैं महसूस किया कि मैंने क्या गलती कर दिया, क्या अपराध हो गया मुझसे। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 साल की छोटी बच्ची
ड्रेस्ड इन रेज एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, जिसके कपड़े फटे थे, जो फटे पुराने कपड़े पहनी थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूखमरी के कगार पर थी, रेज्ड हर चिन, अपने चेहरे को, अपने ठोठी को यानी चेहरे को ऊपर उठाई, रीच इनटू द बास्केट, और अपना हाथ उस टोकरी में ले गई, एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक पूर्ण युवती की तरह, एक ऐसे युवती जो परिपक्व हो, पूर्ण हो, संभ्रांत युवती की तरह, एक संभ्रांत युवती की तरह, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने उस धन को मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब केवल एक ही चीज मैं कर सकता था, आई बॉट द बास्केट, मैं उस टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आइज, वो अपनी आंखों को पोंछी, स्माइल, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के नीचे उतर गई, चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और किसी डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के नीचे उतर गई। हेडेड फॉर सम ग्रास, और घास के किसी झोपड़ी में छुप गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, इस आशा के साथ कि आज इस झोपड़ी में 30 सेंट पहुंच गए हैं। 30 सेंट के साथ आज वो उस झोपड़ी में पहुंच गई, और इस प्रकार लेखक बता रहा है कि वो लड़की अपने आंसुओं को पोंछी, और बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता के साथ जो नीचे जो तमाम घास की या कपड़े की जो तमाम झोपड़ियां और तमाम छोटे छोटे हट्स बने हुए थे, उन्हीं में जाकर किसी एक में चली गई। लेखक अंत में बताता है, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। वास्तव में मैंने इस कहानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, इट वॉज वन रीजन दैट आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि यही एक कारण है जिसके कारण भारत के लोगों से मुझे प्रेम हो गया, भारत को मैं प्रेम करने लगा। इसके पीछे ऐसा ही कारण है, यही कारण है, यही एक कारण है। द पीपुल आई सा इन इंडिया, वे लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस, ऐसे लोग चाहे वो गांव में रहते हो या बड़ी ऑफिसों में काम करते हो, हैव बोथ प्राइड एंड लेवलिश सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उनके अंदर दोनों गुणे पाए गए, यानी लेवलिश सेंस ऑफ डिसेंसी, यानी उनके अंदर अपने आत्मसम्मान की भावना है, आत्मगौरव की भावना है, एंड सिटीजनशिप, और इसी के साथ साथ यानी रिस्पेक्ट के साथ साथ उनके अंदर अपने नागरिकता के प्रति, अपने देश के प्रति, नागरिकता के प्रति बहुत ही ज्यादा गर्व है, बहुत ही अच्छी भावना है, अच्छे सेंस हैं, अच्छे विचार हैं, यानी बहुत रिस्पेक्टफुल और सम्मानजनक विचार अपने देश और अपने विचार में वो रखते हैं, अपने देश के प्रति रखते हैं। दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, इनके अंदर स्वतंत्रता का भाव भरा हुआ है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह छोटी बच्ची, बॉर्न इन स्क्वायर एंड पॉवर्टी, जो एकदम ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वायर एंड पॉवर्टी, जो एकदम डर्टी कंडीशन, बहुत ही मैले कुचैले गंदे स्थिति में पैदा हुई थी, एंड पॉवर्टी, और एकदम गरीबी में थी, यानी डर्टी कंडीशन और गरीबी दोनों ही उसके जीवन का एक हिस्सा बन गया था मानो। ऐसे स्थिति में रहकर भी अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, न तो उसे व्याकरण और न तो रीति रिवाज परंपराओं का कोई ज्ञान था। ऐसे स्थिति में रहने वाली वो छोटी बच्ची हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ वन सोल ऑफ इंडिया, वह मुझे भारत के जीवंत आत्मा का, भारत के एक जीवंत आत्मा का जो एक झलक होता है वह मुझे प्रदान कर गई। उस छोटी सी बच्ची के द्वारा भारत की मूल आत्मा, भारत की जो मूल जड़ है वो मुझे पता चल गया। और इस प्रकार से इस लेसन में ये बताया गया कि कैसे वो छोटी बच्ची से लेखक इतना प्रभावित हुआ। वो छोटी बच्ची के अंदर आत्मसम्मान और गौरव, देश के प्रति, समाज के प्रति जो उसकी विचारधारा थी, सेल्फ रिस्पेक्ट जो उसका अपने आप के लिए था,
इससे वो इतना प्रभावित हुआ कि अंत में उसे अब और अधिक किसी से पूछने की जरूरत नहीं, उसे लगा कि जैसे पूरे भारत की जीवंत आत्मा अब उसको पता चल गई हो। और इस प्रकार से हम लोगों ने एक गर्ल थे बास्केट लेसन को पढ़ा, जिसके लेखक विलियम सी डगलस जी हैं। और अब इतना जानकारी होने के बाद अब हम लोग इसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो इससे प्रश्न बनते हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।